Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 5, Search and Ranking, for section Hybrid Search, combining keyword, BM25, and vector search. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, अगर यूजर आईफोन 16 जैसा सटीक प्रोडक्ट कोड सर्च करे तो वेक्टर सर्च अक्सर फेल क्यों होता है? हाइब्रिड सर्च इसे कैसे सुलझाता है? आंसर, वेक्टर सर्च शब्दों के अर्थ या सिमेंटिक सिमिलैरिटी पर काम करता है, इसलिए ये आईफोन 16 या मॉडल X500 जैसे सटीक कीवर्ड या प्रोडक्ट कोड को खोजने में अक्सर बुरी तरह संघर्ष करता है। चूंकि ये अर्थ खोजता है, इसलिए ये आईफोन 16 के बजाय स्मार्टफोन या गैजेट्स वाले साधारण रिजल्ट ला सकता है, जो यूजर को नहीं चाहिए। इस गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए हम हाइब्रिड सर्च का इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड सर्च में डेंस वेक्टर सर्च और स्पार्स BM25 कीवर्ड सर्च का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है। दिए गए कोड के उदाहरण में हमने लैंगचेन के एनसेम्बल रिट्रीवर का इस्तेमाल किया है, जो इन दोनों अलग-अलग रिट्रीवर्स को एक साथ जोड़ता है। BM25 सटीक कीवर्ड मैचिंग के लिए बहुत ही शानदार और तेज है, इसलिए ये सुनिश्चित करता है कि अगर यूजर ने कोई स्पेसिफिक आईडी या नाम लिखा है तो वो किसी भी कीमत पर मिस ना हो। वेक्टर सर्च यूजर की ओवरऑल इंटेंट को समझता है और BM25 सटीक शब्द को पकड़ता है। जब हम इन दोनों के परिणामों को मिलाते हैं तो हमें सबसे बेहतरीन, सटीक और हाई क्वालिटी वाला आउटपुट मिलता है, जो प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन, लैंगचेन में हाइब्रिड सर्च कैसे लागू करें? अगर हमें सिमेंटिक सर्च को कीवर्ड सर्च से ज्यादा महत्व देना हो तो क्या करेंगे? आंसर, लैंगचेन में हाइब्रिड सर्च को बहुत ही आसानी से लागू करने के लिए एनसेम्बल रिट्रीवर क्लास का बेहतरीन उपयोग किया जाता है। ये खास रिट्रीवर एक से ज्यादा रिट्रीवर्स की लिस्ट लेता है और उनके परिणामों को आपस में मिलाकर एक फाइनल लिस्ट बनाता है। सही कोड वाले हिस्से में आप साफ देख सकते हैं कि हमने पहले BM25 रिट्रीवर और वेक्टर रिट्रीवर दोनों को अलग-अलग इनिशियलाइज किया है। इसके बाद हमने दोनों को एक साथ एनसेम्बल रिट्रीवर में पास किया है। आपके सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब वेट्स पैरामीटर में छिपा है। यहाँ हमने वेट्स को 0.7 और 0.3 सेट किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि फाइनल रिजल्ट बनाते समय सिमेंटिक या वेक्टर सर्च के परिणामों को 70% अहमियत दी जाएगी और BM25 कीवर्ड सर्च को 30% अहमियत मिलेगी। ये वेटिंग सिस्टम बैकग्राउंड में रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। ये एल्गोरिदम दोनों अलग-अलग लिस्ट्स के डॉक्यूमेंट्स की रैंकिंग और उनकी वेट्स को कैलकुलेट करके एक सिंगल और सबसे ज्यादा रेलेवेंट लिस्ट में बदल देता है। इससे आप अपने डेटा के हिसाब से सर्च को पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन, BM25 और वेक्टर एम्बेडिंग्स के काम करने के तरीके में तकनीकी रूप से क्या मुख्य अंतर है? आंसर, तकनीकी और आर्किटेक्चर के रूप में देखा जाए तो BM25 एक स्पार्स रिट्रीवल मेथड है, जो पुराने TF-IDF एल्गोरिदम का एक बहुत ही एडवांस्ड और ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई खास शब्द पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है और उस डॉक्यूमेंट की कुल लंबाई क्या है। इसके जो वेक्टर्स बनते हैं वे बहुत बड़े होते हैं और उनमें ज्यादातर वैल्यूज 0 होती हैं, इसलिए इन्हें स्पार्स कहा जाता है। दूसरी तरफ वेक्टर एम्बेडिंग्स डेंस रिट्रीवल मेथड का हिस्सा हैं। ये टेक्स्ट को डीप न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए छोटे और डेंस वेक्टर्स में बदलते हैं, जहां हर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का एक गहरा सिमेंटिक अर्थ होता है। डेंस वेक्टर्स शब्दों के बीच के छिपे हुए अर्थ और पूरे कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनी सर्च करते हैं तो वेक्टर सर्च एप्पल को आसानी से खोज लेगा, भले ही वहां टेक्नोलॉजी शब्द ना लिखा हो। लेकिन BM25 केवल तभी काम करेगा जब टेक्नोलॉजी कंपनी शब्द डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से मौजूद हो। हाइब्रिड अप्रोच इन दोनों की इन शानदार फायदों को एक साथ मिलाता है, जिससे कोई भी जानकारी छूटती नहीं है। क्वेश्चन, लीगल या मेडिकल डोमेन में जहां भारी जार्गन और स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, वहां सिर्फ वेक्टर सर्च क्यों फेल हो जाता है? आंसर, मेडिकल, लीगल या सॉफ्टवेयर कोडिंग जैसे स्पेसिफिक डोमेन्स में बहुत सारे टेक्निकल जार्गन, सेक्शन आईडी या बीमारी के स्पेसिफिक कोड होते हैं, जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। वेक्टर एम्बेडिंग मॉडल्स आमतौर पर साधारण और जनरल भाषा के विशाल डेटा सेट पर ट्रेन होते हैं। इसलिए जब वे J445 या किसी लीगल एक्ट जैसे किसी स्पेसिफिक कोड का वेक्टर बनाते हैं, तो वे उसका सटीक अर्थ और अहमियत कैप्चर नहीं कर पाते। ऐसे में अगर यूजर कोई स्पेसिफिक क्लॉज या कोड सर्च करता है, तो सिर्फ डेंस वेक्टर सर्च उसे खोजने में फेल हो जाता है, क्योंकि उसे उस कीवर्ड की सटीक अहमियत नहीं पता होती है।
हाइब्रिड सर्च में BM25 इस बड़ी कमी को पूरी तरह से दूर कर देता है। कोड के उदाहरण में हमने जानबूझकर BM25 का वेट 0.6 रखा है, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल डोमेन्स में एग्जैक्ट कीवर्ड मैच ज्यादा जरूरी होता है। BM25 एग्जैक्ट जार्गन या कोड वाले स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को तुरंत ऊपर ले आता है, जबकि सिमेंटिक सर्च उस बीमारी या क्लॉज से जुड़ी दूसरे कॉन्टेक्स्ट को भी ले आता है। इस शानदार अप्रोच से हमारा सिस्टम कभी भी क्रिटिकल और स्पेसिफिक डेटा मिस नहीं करता है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 5, Search and Ranking, for section Ensemble Retrievers, Weighing Multiple Data Sources. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन: हम सिर्फ वेक्टर सर्च के बजाय BM25 और वेक्टर सर्च को एक साथ क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका क्या फायदा है? जब हम सिर्फ डेंस या वेक्टर सर्च का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल शब्दों के अर्थ समझकर डेटा लाता है, लेकिन कभी-कभी सटीक कीवर्ड या प्रोडक्ट आईडी खोजने में फेल हो जाता है। दूसरी तरफ BM25 एक स्पार्स रिट्रीवर है जो कीवर्ड मैचिंग में बहुत शानदार है। एक अच्छे इंटरव्यूअर के तौर पर मैं आपको एनसेम्बल रिट्रीवर इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। ये दोनों तरीकों को मिलाता है और एक हाइब्रिड अप्रोच बनाता है। सही कोड में हमने लैंगचेन का एनसेम्बल रिट्रीवर क्लास यूज किया है। यहाँ हम दोनों रिट्रीवर्स की एक लिस्ट पास करते हैं और साथ में वेट्स भी देते हैं, जैसे दोनों को आधा आधा महत्व दिया गया है। जब कोई यूजर सवाल पूछता है तो ये रिट्रीवर दोनों सिस्टम से रिजल्ट्स लाता है और उन्हें एक साथ जोड़ देता है। इससे हमें अर्थ की गहराई भी मिलती है और सटीक कीवर्ड मैच भी, जिससे आउटपुट की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है और कुछ भी मिस नहीं होता। क्वेश्चन: अगर मेरे सिस्टम में कीवर्ड मैचिंग ज्यादा जरूरी है और सिमेंटिक अर्थ कम, तो एनसेम्बल रिट्रीवर को कैसे सेट करेंगे? आंसर: रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में हर डेटा सेट की जरूरत अलग होती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मेडिकल टर्म्स, लीगल कोड या प्रोडक्ट आईडी ज्यादा हैं, तो वहां एग्जैक्ट मैचिंग बहुत जरूरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में सिमेंटिक सर्च से ज्यादा स्पार्स सर्च पर भरोसा करना पड़ता है। एनसेम्बल रिट्रीवर हमें वेट सेट करने की बहुत अच्छी सुविधा देता है। सही कोड वाले हिस्से में ध्यान दें कि हमने वेट्स पैरामीटर में 0.3 और 0.7 पास किया है। इसका मतलब है कि हम वेक्टर रिट्रीवर को केवल 30% और BM25 रिट्रीवर को 70% महत्व दे रहे हैं। जब सर्च होता है तो ये सिस्टम इन वेट्स के आधार पर दोनों के रिजल्ट्स को कंबाइन करता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इन वेट्स को ट्यून कर सकते हैं। ये तरीका सिस्टम को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि आप आसानी से तय कर सकते हैं कि मॉडल को अर्थ पर ज्यादा फोकस करना है या फिर सटीक शब्दों पर। क्वेश्चन: क्या एनसेम्बल रिट्रीवर का उपयोग अलग-अलग डेटा सोर्स जैसे विकिपीडिया और इंटरनल डेटाबेस को जोड़ने के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल। एनसेम्बल रिट्रीवर का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि ये सिर्फ अलग-अलग एल्गोरिदम को ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से अलग-अलग डेटा सोर्स को भी एक साथ जोड़ सकता है। मान लीजिए आपके पास कंपनी का अपना प्राइवेट वेक्टर स्टोर है और साथ ही आपको बाहरी दुनिया की जानकारी के लिए विकिपीडिया की भी जरूरत है। सही कोड के उदाहरण में हमने यही किया है। हमने एक विकिपीडिया रिट्रीवर और एक इंटरनल वेक्टर स्टोर रिट्रीवर दोनों को इनिशियलाइज किया है। फिर हमने इन दोनों को एनसेम्बल रिट्रीवर के अंदर पास कर दिया है और इंटरनल डेटा को 60% वेटेज दिया है। जब कोई सवाल पूछा जाता है तो ये रिट्रीवर एक साथ विकिपीडिया और आपके प्राइवेट डेटाबेस दोनों से पैरेलल सर्च करता है और बेहतरीन रिजल्ट्स को रैंक करके एक लिस्ट में दे देता है। इससे आपकी AI एजेंट को ज्यादा डाइवर्स और पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलता है और आपको डेटा को एक ही डेटाबेस में मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन: जब एनसेम्बल रिट्रीवर कई जगह से डॉक्यूमेंट्स लाता है तो वो उन्हें रैंक और मर्ज कैसे करता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आंसर: जब हम अलग-अलग रिट्रीवर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हर रिट्रीवर का स्कोरिंग सिस्टम अलग होता है। कोई कोसाइन डिस्टेंस देता है तो कोई कीवर्ड फ्रीक्वेंसी का स्कोर। इन अलग-अलग स्कोर्स को सीधे तुलना करना नामुमकिन है। इसीलिए एनसेम्बल रिट्रीवर बैकग्राउंड में रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल करता है। सैंपल कोड में आप इस लॉजिक को देख सकते हैं। ये एल्गोरिदम असली स्कोर्स को इग्नोर कर देता है और सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस रैंक पर आया है। हर डॉक्यूमेंट को उसकी रैंक के आधार पर एक स्कोर मिलता है, जो रैंक प्लस की से डिवाइड होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट दोनों रिट्रीवर्स के रिजल्ट में टॉप पर आता है तो उसका फाइनल स्कोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस तरह ये फ्यूजन अलग अलग स्केल्स और डिस्ट्रीब्यूशन वाले रिजल्ट्स को बहुत ही समझदारी से एक सिंगल लिस्ट में बदल देता है। ये हाइब्रिड सर्च को इतना पावरफुल बनाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी अपने आप ऊपर आ जाती है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 5, Search and Ranking, for section Re-ranking Strategies,
Cohere, and cross encoders for precision. Full learning material is available on quicktechie.com. सर्च में सही डॉक्यूमेंट्स नीचे आते हैं। कोहेर री-रैंकर का इस्तेमाल करके हम टॉप रिजल्ट्स कैसे सुधार सकते हैं? आंसर: जब हम नॉर्मल वेक्टर सर्च करते हैं तो अक्सर सही जानकारी वाले चंक्स लिस्ट में बहुत नीचे आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एम्बेडिंग मॉडल्स सिर्फ शब्दों के अर्थ देखते हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हम 2 स्टेज रिट्रीवल का इस्तेमाल करते हैं। पहले स्टेज में हम ज्यादा चंक्स निकालते हैं और दूसरे स्टेज में कोहेर री-रैंकर का उपयोग करते हैं। कोहेर एक बहुत ही पावरफुल एपीआई बेस्ड री-रैंकर है जो क्वेरी और हर एक डॉक्यूमेंट को एक साथ गहराई से एनालाइज करता है। कोड के सही तरीके में देखिए, हमने कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन रिट्रीवर का इस्तेमाल किया है। यहाँ बेस रिट्रीवर पहले नॉर्मल सर्च करके 10 या 20 रिजल्ट्स लाता है, फिर हमारा कोहेर कंप्रेसर उन्हें दोबारा स्कोर करता है और सिर्फ सबसे सटीक टॉप 3 रिजल्ट्स ही वापस करता है। इससे एलएलएम को फालतू डेटा नहीं मिलता, टोकन्स की भारी बचत होती है और हैल्यूसिनेशन का खतरा काफी कम हो जाता है। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में जहां हमें बिल्कुल सटीक जानकारी चाहिए होती है, वहां कोहेर री-रैंकर सर्च की क्वालिटी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। क्वेश्चन: लोकल सेटअप में क्रॉस एनकोडर री-रैंकिंग नॉर्मल एम्बेडिंग मॉडल से बेहतर एक्यूरेसी कैसे देता है? आंसर: नॉर्मल एम्बेडिंग या बाय एनकोडर मॉडल में क्वेरी और डॉक्यूमेंट दोनों का अलग अलग वेक्टर बनता है और फिर हम उनकी कोसाइन सिमिलैरिटी चेक करते हैं। ये तरीका फास्ट तो है, लेकिन इसमें दोनों के बीच का असली रिश्ता छिप जाता है। दूसरी तरफ क्रॉस एनकोडर एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल होता है जो क्वेरी और डॉक्यूमेंट दोनों को एक साथ एक ही इनपुट के रूप में लेता है। चूंकि दोनों एक साथ प्रोसेस होते हैं, मॉडल का अटेंशन मैकेनिज्म शब्दों के बीच की गहरे कनेक्शन को अच्छे से समझ पाता है और 0 से 1 के बीच एक बहुत ही सटीक स्कोर देता है। सही कोड में हमने हगिंग फेस क्रॉस एनकोडर क्लास का इस्तेमाल करके एक लोकल मॉडल लोड किया है। फिर हमने उसे क्रॉस एनकोडर री-रैंकर में डालकर अपने पाइपलाइन में सेट कर दिया है। ये लोकल क्रॉस एनकोडर आपकी डेटा को बाहर भेजे बिना ही आपको कोहेर जैसी बेहतरीन एक्यूरेसी दे सकता है, जिससे आपकी सर्च क्वालिटी 10 से 20% तक बढ़ जाती है। अगर आपकी प्रोजेक्ट में डेटा प्राइवेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप थर्ड पार्टी एपीआई यूज नहीं कर सकती, तो लोकल क्रॉस एनकोडर सबसे बेहतरीन चॉइस साबित होता है। क्वेश्चन: LCEL चेन में री-रैंकर को जोड़कर एक फुल एंड-टू-एंड RAG पाइपलाइन कैसे सेटअप की जाती है? आंसर: जब हम प्रोडक्शन के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम नहीं चाहते कि रिट्रीवल, री-रैंकिंग और जनरेशन के स्टेप्स को अलग-अलग लूप्स या मैनुअल तरीके से हैंडल किया जाए। LCEL या लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज हमें इन सारे कंपोनेंट्स को एक ही साफ सुथरी चेन में जोड़ने की आज़ादी देता है। दिए गए सही कोड में आप देख सकते हैं कि हमने एक डिक्शनरी बनाई है जहां कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू हमारा पहले से सेट किया हुआ कंप्रेशन रिट्रीवर है। ये वही रिट्रीवर है जिसके अंदर हमारा कोहेर या क्रॉस एनकोडर री-रैंकर लगा हुआ है। रनेबल पास थ्रू यूजर के सवाल को बिना बदले आगे बढ़ा देता है। जैसे ही हम चेन पर इन्वोक मेथड कॉल करते हैं, यूजर का सवाल सबसे पहले बेस रिट्रीवर के पास जाता है। फिर री-रैंकर उन रिजल्ट्स को फिल्टर करके टॉप डॉक्यूमेंट्स निकालता है। उसके बाद ये फिल्टर किया हुआ डेटा सीधी प्रॉम्प्ट में जाकर LLM के पास पहुंच जाता है। ये डेक्लरेटिव तरीका हमारे कोड को बहुत ही स्केलेबल और आसान बना देता है। इसके साथ ही LCEL का यूज करने से हमें एसिंक्रोनस सपोर्ट और स्ट्रीमिंग जैसी पावरफुल फीचर्स भी फ्री में मिल जाते हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। क्वेश्चन: री-रैंकिंग से एप्लीकेशन स्लो हो जाती है। लेटेंसी और एक्यूरेसी को बैलेंस करने के लिए हम क्या पैरामीटर्स सेट करें? ये बात बिल्कुल सच है कि री-रैंकिंग बहुत ही हैवी और कंप्यूटेशनल काम है। चाहे आप कोहेर का एपीआई यूज करें या लोकल क्रॉस एनकोडर, अगर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ जाएगा और सिस्टम का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। एक अच्छे और फास्ट एप्लीकेशन के लिए हमें बेस रिट्रीवर की के पैरामीटर और री-रैंकर के टॉप एंड पैरामीटर को बहुत ही समझदारी से ट्यून करना होता है। गलत कोड में आप देख सकते हैं कि हमने बेस रिट्रीवर से 100 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। 100 डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस एनकोडर में प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और यूजर को इंतजार करना पड़ेगा। सही तरीके में हमने बेस रिट्रीवर का की 15 रखा है। इसका मतलब है कि नॉर्मल वेक्टर सर्च सिर्फ 15 बेस्ट चंक्स लाएगा। फिर हमारा री-रैंकर सिर्फ इन 15 चंक्स को ही डीप एनालाइज करेगा और उनमें से सबसे बेहतरीन 3 चंक्स LLM को देगा। इस छोटी सी सेटिंग से हमारा सिस्टम एक्यूरेसी भी नहीं खोता और यूजर को रिस्पॉन्स भी तुरंत मिल जाता है। आपको अपने डेटा सेट और हार्डवेयर के हिसाब से इन दोनों पैरामीटर्स का सबसे परफेक्ट बैलेंस खोजना पड़ता है, ताकि कॉस्ट और स्पीड दोनों कंट्रोल में रहें। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 5, Search and Ranking, for section Long Context Optimization, Handling Lost in the Middle Phenomena.
Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, जब मेरे 10 रिट्रीव्ड चंक्स में से 5वें चंक का डेटा LLM भूल जाता है तो इस लॉस्ट इन द मिडिल समस्या को कैसे सुधारें? आंसर, लॉस्ट इन द मिडिल फिनोमिना तब होता है जब हम LLM को बहुत लंबा कॉन्टेक्स्ट देते हैं। रिसर्च बताती है कि मॉडल इंसानों की तरह ही शुरुआत और अंत की बातें अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन बीच की जानकारी भूल जाते हैं। अगर आपका सटीक जवाब चंक नंबर 5 में है तो मॉडल उसे इग्नोर कर सकता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए हम डॉक्यूमेंट रीऑर्डरिंग का उपयोग करते हैं। सही कोड में हमने लैंगचेन के लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीऑर्डर का इस्तेमाल किया है। ये क्लास आपके रिट्रीव किए गए चंक्स को इस तरह से दोबारा सजाता है कि सबसे महत्वपूर्ण और हाई स्कोरिंग चंक्स प्रॉम्प्ट के बिल्कुल शुरू या बिल्कुल अंत में आ जाएं और कम जरूरी चंक्स बीच में चले जाएं। इससे मॉडल को जरूरी जानकारी ढूंढने में बहुत आसानी होती है। बिना इसके जैसा गलत कोड में है, आप सीधा वेक्टर स्टोर का रिजल्ट दे रहे हैं जो सिर्फ स्कोर के हिसाब से होता है और मॉडल बीच के चंक्स को आसानी से भूल सकता है। क्वेश्चन, बड़े डॉक्यूमेंट्स के कारण कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा हो रहा है जिससे मॉडल फेल हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन कैसे मदद करेगा? आंसर, जब हम बहुत सारे बड़े चंक्स मॉडल को भेजते हैं तो कॉन्टेक्स्ट विंडो भर जाती है और जरूरी जानकारी खोने का डर रहता है, जिसे हम लॉस्ट इन द मिडिल भी कहते हैं। ऐसे में हम पूरा चंक भेजने के बजाय सिर्फ काम की बात भेज सकते हैं। इसके लिए कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन का इस्तेमाल होता है। सही कोड वाले उदाहरण में हमने एक LLM चेन एक्सट्रैक्टर बनाया है जो एक बेस LLM का उपयोग करता है। जब रिट्रीवर 10 चंक्स लाता है तो ये एक्सट्रैक्टर हर चंक को पढ़ता है और उसमें से केवल वो लाइनें निकालता है जो यूजर के सवाल से सीधे जुड़ी हों। बाकी सारा फालतू टेक्स्ट और नॉइज हटा दिया जाता है। इस तरह एक बहुत बड़ा चंक सिकुड़कर सिर्फ कुछ लाइनों का रह जाता है। इस छोटे और सटीक कॉन्टेक्स्ट को जब हम मेन मॉडल को देते हैं तो वो बिना भटके बिल्कुल सही जवाब जनरेट करता है। इससे टोकन्स की भारी बचत होती है, लेटेंसी कम होती है और नॉइज हटने से मॉडल की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है क्योंकि उसे फालतू डेटा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। क्वेश्चन, LLM से कंप्रेशन बहुत महंगा और स्लो है। टोकन लेवल पर नॉइज कम करने के लिए लॉन्ग LLM लिंग्वा कैसे काम करता है? आंसर, बड़े LLM का उपयोग करके टेक्स्ट को छोटा करना बहुत धीमा और खर्चीला हो सकता है। इसका एक बेहतरीन और तेज विकल्प लॉन्ग LLM लिंग्वा है। ये इंफॉर्मेशन थ्योरी के आधार पर काम करता है। आसान भाषा में समझें तो हर शब्द या टोकन में नई जानकारी नहीं होती। कुछ टोकन्स बहुत आसानी से प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, यानी उनकी एंट्रोपी लो होती है। लिंग्वा एक छोटा और सस्ता मॉडल इस्तेमाल करके इन लो एंट्रोपी टोकन्स को हटा देता है। उदाहरण के लिए ये फालतू कनेक्टिंग शब्दों या अप्रासंगिक वाक्यों को हटाकर पूरे डॉक्यूमेंट को बहुत छोटा कर देता है, लेकिन उसका असली अर्थ बचा रहता है। सही कोड में हमने LLM लिंग्वा कंप्रेसर का इस्तेमाल किया है और उसे टारगेट टोकन लिमिट दी है। ये आपके रिट्रीव किए गए बड़े डॉक्यूमेंट्स को डायनामिक तरीके से छोटा करता है और उनकी रैंकिंग भी सही करता है। इससे मॉडल के पास सिर्फ हाई वैल्यू वाले टोकन पहुंचते हैं और लॉस्ट इन द मिडिल वाली दिक्कत दूर हो जाती है, वो भी बहुत कम खर्चे में। क्वेश्चन, बड़े कॉन्टेक्स्ट में मॉडल बीच की बातें इग्नोर कर रहा है। प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर और XML टैग से इसे कैसे सुधारें? आंसर, जब कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा होता है तो मॉडल अक्सर बीच की डेटा को स्कैन करना छोड़ देता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत काम आती है। अगर हम अपना डेटा बिना किसी स्ट्रक्चर के ऐसे ही डाल देंगे जैसा गलत कोड में किया गया है तो मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। सही तरीके में हमने XML टैग्स का इस्तेमाल किया है। हम पूरे कॉन्टेक्स्ट को डॉक्स टैग के अंदर रखते हैं। इसके साथ ही हम प्रॉम्प्ट में एक सख्त इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मॉडल को जवाब देने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है और उनके अंदर से जरूरी कोड्स निकालकर पहले लिखने हैं। जब मॉडल को हर डॉक्यूमेंट से कोड निकालने का निर्देश मिलता है तो उसे मजबूरन पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है, चाहे वो जानकारी बीच में ही क्यों ना हो। ये तरीका मॉडल की फोकस को बढ़ाता है और उसे बीच की जानकारी इग्नोर करने से रोकता है। XML टैगिंग से मॉडल को साफ पता चलता है कि कहाँ से डेटा शुरू है और कहाँ खत्म, जिससे एक्यूरेसी काफी बढ़ जाती है। Now, let's cover interview questions and answer under Chapter 5, Search and Ranking, for section Defining Tools, using @tool decorators and Pydantic schemas. Full learning material is available on quicktechie.com. क्वेश्चन, अगर हम @tool decorator से कोई कस्टम टूल बनाएं लेकिन डॉकस्ट्रिंग ना लिखें तो LLM पर इसका क्या असर होगा? आंसर, लैंगचेन में जब हम @tool decorator का इस्तेमाल करते हैं तो टूल का नाम,
उसका डिस्क्रिप्शन और पैरामीटर्स अपने आप एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आप पाइथन फंक्शन में डॉकस्ट्रिंग नहीं लिखते हैं तो एलएलएम को पता ही नहीं चलेगा कि ये टूल कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल करना है। याद रखें कि डॉकस्ट्रिंग ही टूल का मुख्य डिस्क्रिप्शन बनती है, जो सीधे मॉडल के सिस्टम प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट होती है। गलत कोड वाले हिस्से में आप देख सकते हैं कि हमने ना तो टाइप हिंट्स दिए हैं और ना ही कोई डॉकस्ट्रिंग लिखी है, जिससे मॉडल इस टूल को पूरी तरह इग्नोर कर देगा या गलत पैरामीटर्स के साथ कॉल करेगा। सही तरीके में हमने प्रॉपर टाइप हिंट्स और एक साफ, स्पष्ट डॉकस्ट्रिंग दी है। इससे लैंग्वेज मॉडल को बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि टूल का असली काम क्या है। प्रोडक्शन ग्रेड एजेंट्स बनाते समय हमेशा टूल का दायरा बहुत छोटा और उसका डिस्क्रिप्शन एकदम सटीक रखना चाहिए, ताकि टूल सिलेक्शन के दौरान कोई गलती ना हो और हमारा एजेंट बिना किसी रुकावट की सही फैसले ले सके। क्वेश्चन: अगर एजेंट को मल्टीपल पैरामीटर्स और स्ट्रिक्ट वैलिडेशन वाला टूल चाहिए तो पाइडेंटिक स्कीमा कैसे मदद करता है? आंसर: जब हमारे टूल को एक से ज्यादा इनपुट्स चाहिए होते हैं या हमें डेटा टाइप को लेकर बहुत सख्ती रखनी होती है, तब हम पाइडेंटिक स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ नॉर्मल टाइप हिंट्स देने से कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन या डिफॉल्ट वैल्यूज का लॉजिक सही से हैंडल नहीं हो पाता। सैंपल कोड में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमने सर्च स्कीमा नाम की एक पाइडेंटिक क्लास बनाई है। इसमें हमने फील्ड डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जो एलएलएम को गाइड करता है कि किस पैरामीटर में सटीक रूप से क्या डेटा भेजना है। फिर हमने इस स्कीमा को ऐड टूल डेकोरेटर के आर्ग स्कीमा पैरामीटर में पास कर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब एलएलएम टूल को कॉल करने के लिए जेसन जनरेट करता है तो वो सीधे इस स्कीमा से वैलिडेट होता है। अगर एलएलएम कोई गलत डेटा टाइप या एक्स्ट्रा वैल्यू भेजता है तो पाइडेंटिक तुरंत उसे रोककर एरर दे देगा। इससे सिस्टम क्रैश होने से बच जाता है और हमारी बैकएंड एपीआई का डेटा कॉन्ट्रैक्ट एकदम सुरक्षित रहता है। ये अप्रोच मल्टी एजेंट सिस्टम्स में बहुत ही रिलायबल मानी जाती है। क्वेश्चन: मेरे पास पहले से एक लेगेसी पाइथन फंक्शन है जिसे डेकोरेट नहीं कर सकते, उसे लैंगचेन टूल में कैसे बदलेंगे? आंसर: कई बार एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स में हमारे पास ऐसे पुराने या लेगेसी फंक्शंस होते हैं जिनके ऊपर हम सीधे ऐड टूल डेकोरेटर नहीं लगा सकते, या हम उन्हें बिना छेड़े ही अपने नए आर्किटेक्चर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे मामलों में स्ट्रक्चर्ड टूल फ्रॉम फंक्शन मेथड सबसे बेहतरीन और सुरक्षित तरीका माना जाता है। कोड के उदाहरण में देखिए, हमारे पास एक लेगेसी फेच फंक्शन है जो सिर्फ एक यूजर आईडी लेता है और उसके लिए डेटा लाता है। हमने स्ट्रक्चर्ड टूल क्लास का इस्तेमाल करके उसे कस्टम टूल में बहुत ही आसानी से बदल दिया है। यहाँ हमने टूल का नया नाम और उसका डिस्क्रिप्शन खुद मैन्युअली पास किया है ताकि मॉडल को सही जानकारी मिले। ये मेथड बैकग्राउंड में आपके लेगेसी फंक्शन के टाइप हिंट्स को पढ़कर खुद ही उसका आर्ग्यूमेंट स्कीमा जनरेट कर लेता है। अगर आप चाहें तो इसमें अलग से पाइडेंटिक आर्ग स्कीमा भी पास कर सकते हैं। ये अप्रोच आपके पुराने कोड बेस को बिना बदले या ब्रेक किए उसे सीधे नए एआई एजेंट्स के साथ इंटीग्रेट करने में बहुत मदद करती है। क्वेश्चन: अगर टूल रन करते समय कोई एपीआई एरर आ जाए तो एजेंट को क्रैश होने से बचाने के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? आंसर: जब हमारा एआई एजेंट कोई टूल रन करता है तो कई बार थर्ड पार्टी एपीआई फेल हो जाती है, नेटवर्क इशू आ जाता है या फिर टाइम आउट हो जाता है। अगर हम इस तरह के एरर को सही से हैंडल नहीं करेंगे तो पूरा लैंग ग्राफ या लैंगचेन वर्कफ्लो तुरंत क्रैश हो जाएगा। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम टूल डेकोरेटर के अंदर हैंडल टूल एरर फ्लैग को ट्रू सेट करते हैं। सैंपल कोड में आप देख सकते हैं कि हमने जानबूझकर एक टूल एक्सेप्शन रेज किया है ताकि सिनेरियो को समझा जा सके। जब ये फ्लैग इनेबल होता है तो लैंगचेन किसी भी एक्सेप्शन को बैकग्राउंड में कैच कर लेता है और एरर मैसेज को एक नॉर्मल स्ट्रिंग के रूप में वापस मॉडल को भेज देता है। इससे एलएलएम को तुरंत पता चल जाता है कि टूल फेल हो गया है और असल में क्या एरर आया है। इसके बाद मॉडल खुद तय कर सकता है कि उसे अलग पैरामीटर्स के साथ दोबारा ट्राई करना है, कोई दूसरा टूल इस्तेमाल करना है या फिर यूजर को विनम्रता से बताना है कि अभी सर्विस डाउन है। प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस को रिलायबल बनाने के लिए ये बहुत जरूरी स्टेप है।